नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र गंजीर ट्यूटोरियल की इस ऑनलाइन ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग पुनः हमारे छत्तीसगढ़ में जो आगामी प्रयोगशाला परिचारक एग्जाम होने वाला है उसको ध्यान में रखते हुए मॉडल प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इसके पहले वाले क्लास में मैंने आप लोग को फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व कराया था। कुछ कारणों से इंडियन जियोग्राफी और छत्तीसगढ़ जीएस के क्वेश्चन सॉल्व कराना रह गया था, तो आज की इस क्लास में हम लोग छत्तीसगढ़ का जीएस और इंडियन जियोग्राफी से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है उसको सॉल्व करेंगे। निश्चित ही ये आपके आगामी जो प्रयोगशाला परिचारक एग्जाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए फिर आज की इस क्लास का हम लोग शुभारंभ करते हैं, बढ़ते हैं पहले प्रश्न पे। हमारा पहला प्रश्न क्या है, देखिए 1971 में प्रसिद्ध चंदैनी गोंदा नाचा पार्टी की स्थापना किसने किया? ऑप्शन है ए है बलदेव बघेल, बी है दाऊ रामचंद्र देशमुख, सी है तीजनबाई और डी है हबीब तनवीर। बताना है कि 1971 में प्रसिद्ध चंदैनी गोंदा नाचा पार्टी की स्थापना किसके द्वारा किया गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आपको ऑप्शन को पढ़ना है और पढ़ के बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका दाऊ रामचंद्र देशमुख। क्या हो जाएगा? दाऊ रामचंद्र देशमुख। तो कल के डेट में अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछे कि चंदैनी गोंदा नाचा पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो आपको बताना है दाऊ रामचंद्र देशमुख जी। ठीक है, चलिए ये तो इसका आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ अब मैं आपको नाचा के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स बताऊंगा जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपसे कल के डेट में अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि छत्तीसगढ़ में नाचा के भीष्म पितामह, छत्तीसगढ़ में नाचा के भीष्म पितामह है ना, नाचा के भीष्म पितामह किसे माना जाता है? छत्तीसगढ़ में नाचा के भीष्म पितामह किसे माना जाता है? तो आपको बताना है दाऊ दुलार सिंह मंदराजी। क्या हो जाएगा? दाऊ दुलार सिंह। ठीक है, दाऊ दुलार सिंह मंदराजी, दाऊ दुलार सिंह मंदराजी। तो दाऊ दुलार सिंह मंदराजी को छत्तीसगढ़ में नाचा के भीष्म पितामह के नाम से जाना जाता है। ये भी अपने आप में क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ में नाचा के भीष्म पितामह के नाम से किसे जाना जाता है, तो दाऊ दुलार सिंह मंदराजी को। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा छत्तीसगढ़ में प्रमुख नाचा पार्टी और उसके संस्थापक। ये कई बार यहाँ से क्वेश्चन आए हैं जी, है ना, इसको याद करना है। छत्तीसगढ़ में प्रमुख नाचा पार्टी, छत्तीसगढ़ में प्रमुख नाचा पार्टी और उसके संस्थापक, इसको आपको मेरे साथ अभी याद करते चलना है। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले आपको याद रखना है रवेली नाचा पार्टी। पहला क्या हो जाएगा? रवेली, है ना, पहला हो जाएगा आपका रवेली नाचा पार्टी, रवेली नाचा पार्टी। तो रवेली नाचा पार्टी के संस्थापक कौन हुए? तो दाऊ दुलार सिंह मंदराजी, है ना, दाऊ दुलार सिंह मंदराजी, दाऊ दुलार सिंह मंदराजी, जिन्हें छत्तीसगढ़ में नाचा के भीष्म पितामह के नाम से जाना जाता है। इन्होंने रवेली नाचा पार्टी का गठन किया था। ठीक है, तो याद करिए रवेली नाचा पार्टी के संस्थापक कौन हुए? दाऊ दुलार सिंह मंदराजी। ठीक है, दूसरा आपको ध्यान रखना है, दूसरा छत्तीसगढ़ देहाती कला मंच, छत्तीसगढ़ देहाती कला मंच, छत्तीसगढ़ देहाती कला मंच नाचा पार्टी के संस्थापक कौन हुए? तो आपको बताना है, यही आ जाएगा दाऊ रामचंद्र देशमुख। क्या हो जाएगा? दाऊ रामचंद्र देशमुख, दाऊ रामचंद्र देशमुख। ठीक है, दाऊ रामचंद्र देशमुख हो जाएगा, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, क्या आपका? चंदैनी गोंदा नाचा पार्टी। ठीक है, चंदैनी गोंदा। तीसरा ये भी आपको याद रखना है, चंदैनी गोंदा नाचा पार्टी, चंदैनी गोंदा नाचा पार्टी, इसके भी संस्थापक कौन हुए? तो दाऊ रामचंद्र देशमुख। क्या हो जाएगा इसका आंसर? दाऊ रामचंद्र देशमुख। याद करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, दाऊ रामचंद्र देशमुख हो गया। ठीक है, उसके बाद मैं दो और संस्थानों का नाम बता रहा हूँ, याद करिएगा। एक तो हिंदुस्तान थिएटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हिंदुस्तान थिएटर। ठीक है, और एक और आपको याद रखना है नया थिएटर, हिंदुस्तान थिएटर और नया थिएटर, इसके संस्थापक कर्ता कौन हुए? तो आपको याद रखना है हबीब तनवीर। कौन हुए? हबीब तनवीर। ठीक है, हबीब तनवीर, जिसे छत्तीसगढ़ में रंगकर्मी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो याद करिए, देखो जितना मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, इसको याद ही करना है जी। ठीक है, क्या क्या बताया? देखो, रवेली नाचा पार्टी के संस्थापक हुए दाऊ दुलार सिंह मंदराजी जी, है ना, और दाऊ दुलार सिंह मंदराजी को ही हमारे छत्तीसगढ़ में नाचा के भीष्म पितामह के नाम से जाना जाता है। दूसरा छत्तीसगढ़ देहाती कला मंच, इसके संस्थापक हुए दाऊ रामचंद्र देशमुख। ठीक है, उसके बाद चंदैनी गोंदा नाचा पार्टी, इसके संस्थापक हुए दाऊ रामचंद्र देशमुख। अगर आपको तिथि याद रखना है तो देखो, रवेली नाचा पार्टी इसका गठन हुआ था 1928 को। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ देहाती कला मंच, इसका गठन हुआ था, आपको याद रखना है, 1951 को। ठीक है, और चंदैनी गोंदा नाचा पार्टी, इसका गठन कब हुआ था? 1971 को। ये तीनों डेट को भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रवेली नाचा पार्टी का गठन होता है 1928 को, है ना।
छत्तीसगढ़ देहाती कला मंच का गठन होता है 1951 को, ठीक है। और इसके बाद चंदैनी गोंदा नाचा पार्टी का गठन होता है 1971 को। और छत्तीसगढ़ देहाती कला मंच और चंदैनी गोंदा नाचा पार्टी इन दोनों के संस्थापक कौन हुए? तो दाऊ रामचंद्र देशमुख हुए, ये आपको याद रखना है। और हमारा क्वेश्चन भी पूछा गया कि चंदैनी गोंदा नाचा पार्टी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो दाऊ रामचंद्र देशमुख, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद मैंने बताया हिंदुस्तान थिएटर और नया थिएटर, इसकी स्थापना किसने किया है? तो हबीब तनवीर ने, है ना। इसके संस्थापक कौन हुए? हबीब तनवीर, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद और आपको याद रखना है सोनहा बिहान, ठीक है। सोनहा बिहान नाचा पार्टी, सोनहा बिहान नाचा पार्टी के संस्थापक कौन हुए? तो दाऊ महासिंह चंद्राकर, याद रखना है दाऊ महासिंह चंद्राकर, ठीक है। सोनहा बिहान जो नाचा पार्टी हुए उसके संस्थापक कौन हुए? तो दाऊ महासिंह चंद्राकर, ये भी याद रखना है। उसके बाद चिन्हारी नाचा पार्टी, ये भी इंपॉर्टेंट है। चिन्हारी नाचा पार्टी, चिन्हारी नाचा पार्टी के संस्थापक कौन हुए? तो याद रखना इसके संस्थापक हुए ममता चंद्राकर जी, ठीक है। ममता चंद्राकर जी इसके संस्थापक हुए, ये भी आपको ध्यान रखना है। एक और आपको याद रखना है मटेवा नाचा पार्टी, क्या? मटेवा नाचा पार्टी के संस्थापक कौन हुए? तो नाइक दास और झुमुक दास, ठीक है। नाइक दास और झुमुक दास, ये आपको याद रखना है। तो इतने सभी को आपको याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं बार बार, कोई ना कोई एग्जाम में आपको देखने को यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अब जो चीज़ मैंने बताया एक बार पुनः रिवाइज करते हैं। सबसे पहले तो हमारे छत्तीसगढ़ में नाचा के भीष्म पितामह के नाम से किसे जाना जाता है? तो दाऊ दुलार सिंह मंदराजी को, ठीक है। हमारे छत्तीसगढ़ में नाचा के भीष्म पितामह के नाम से किसे जाना जाता है? दाऊ दुलार सिंह मंदराजी को, सबसे पहला चीज़। फिर मैंने आपको प्रमुख नाचा पार्टी और इसके संस्थापकों के नाम बताया। रवेली नाचा पार्टी के संस्थापक हुए दाऊ दुलार सिंह मंदराजी। 1928 में रवेली नाचा पार्टी का गठन हुआ है। छत्तीसगढ़ देहाती कला मंच जिसका गठन हुआ 1951 को, इसके संस्थापक कौन हुए? दाऊ रामचंद्र देशमुख। उसके बाद 1971 में चंदैनी गोंदा नाचा पार्टी का गठन हुआ, इसके संस्थापक कौन हुए? दाऊ रामचंद्र देशमुख। उसके बाद हिंदुस्तान थिएटर और नया थिएटर, इसके संस्थापककर्ता कौन हुए? तो हबीब तनवीर हो जाएगा। उसके बाद मैंने बताया सोनहा बिहान, इसके संस्थापक कौन हुए? तो दाऊ महासिंह चंद्राकर। फिर मैंने बताया चिन्हारी नाचा पार्टी, इसके संस्थापक कौन हुए? तो ममता चंद्राकर। और मटेवा नाचा पार्टी, इसके संस्थापक कौन हुए? तो नाइक दास और झुमुक दास, इसको याद करिए, ठीक है। एक बार और आप लोग को बोलना है मेरे साथ। सबसे पहले रवेली नाचा पार्टी दाऊ दुलार सिंह मंदराजी, ठीक है। दूसरा छत्तीसगढ़ देहाती कला मंच दाऊ रामचंद्र देशमुख। उसके बाद चंदैनी गोंदा नाचा पार्टी दाऊ रामचंद्र देशमुख। उसके बाद हिंदुस्तान थिएटर और नया थिएटर हबीब तनवीर। उसके बाद सोनहा बिहान दाऊ महासिंह चंद्राकर। उसके बाद चिन्हारी नाचा पार्टी ममता चंद्राकर। फिर मटेवा नाचा पार्टी नाइक दास और झुमुक दास, ठीक है। तो इन सभी बातों को याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, दाऊ रामचंद्र देशमुख। और ये कॉलम जो मैंने बताया पूरा बॉक्स में जो मैंने लिखा है चीज़ें, इसको अच्छे से याद करिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बार बार बनते हैं। बाकी तीजन बाई जी के बारे में तो जानते होंगे। तीजन बाई जी हमारे छत्तीसगढ़ के प्रमुख पंडवानी कलाकार है। ये पंडवानी के कापालिक शैली की प्रमुख गायिका है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। कौन? तीजन बाई जी, ठीक है। और तीजन बाई हमारे छत्तीसगढ़ की ऐसी हस्ती है जिसे पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण इन तीनों पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। हबीब तनवीर के बारे में तो बताया कि हबीब तनवीर को रंगकर्मी के नाम से जानते हैं। हबीब तनवीर ने हिंदुस्तान थिएटर और नया थिएटर नामक प्रमुख संस्था का गठन किया था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरे प्रश्न में चलते हैं। तो हमारा दूसरा प्रश्न क्या देखते हैं? हमारा दूसरा प्रश्न देखिए जी, कालिदास रचित मेघदूत का छत्तीसगढ़ी भाषा में अनुवाद किस साहित्यकार के द्वारा किया गया था? अच्छा क्वेश्चन है ये भी। कालिदास रचित मेघदूत का छत्तीसगढ़ी भाषा में अनुवाद किस साहित्यकार के द्वारा किया गया था, ये आपको बताना है। यहाँ से हमको पहले एक चीज़ तो पता चल रहा है कि मेघदूत की रचना किसके द्वारा किया गया है? मेघदूत की रचना, है ना। यहाँ से हमको एक चीज़ पता चल रहा है कि मेघदूत की रचना किसके द्वारा किया गया है? तो कालिदास जी के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? कालिदास जी के द्वारा, ठीक है। तो क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि कालिदास रचित मेघदूत का छत्तीसगढ़ी भाषा में अनुवाद किस साहित्यकार के द्वारा किया गया था? ऑप्शन है प्यारेलाल गुप्त, मुकुरधर पांडे, बंसीधर पांडे और विद्याभूषण मिश्र। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मुकुरधर पांडे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मुकुरधर पांडे, ठीक है। तो मुकुरधर पांडे जी ने क्या किया था? जो कालिदास ने रामगढ़ की पहाड़ी में जो मेघदूत की रचना किया था, उस मेघदूत को छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किया, ठीक है। अब उसके बाद देखो मुकुरधर पांडे जी के बारे में जो चीज़ आपको बताऊंगा आपको अच्छे से याद करना है। मुकुरधर पांडे जी को हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम छायावादी प्रवर्तक कवि, इसे प्रथम छायावादी, ठीक है, इसे प्रथम छायावादी प्रवर्तक कवि, छायावादी प्रवर्तक कवि के नाम से जाना जाता है। सबसे पहली चीज़ तो इंपॉर्टेंट है ना। इसके प्रमुख छायावादी रचना इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन है ना। इसके प्रमुख छायावादी रचना का नाम आपको याद रखना है
कुर्री के प्रति, क्या हो जाएगा, कुर्री के प्रति, कुर्री के प्रति। इसकी प्रमुख छायावादी रचना का नाम क्या है आपका, कुर्री के प्रति। साथ ही साथ इसके और अन्य रचनाएं कौन कौन से हैं, जैसे कि देखो मेरा हृदय दान, ठीक है, मेरा हृदय दान, कुर्री के प्रति, मेरा हृदय दान। एक और इसकी रचना जो बहुत प्रसिद्ध है, पूजा के फूल, क्या हो जाएगा, पूजा के फूल, ये भी इसकी प्रमुख रचना है। इसको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कुर्री के प्रति के रचयिता कौन है, तो मुकुटधर पांडे जी। आपसे पूछा जा सकता है कि पूजा के फूल के रचयिता कौन है, तो आपको बताना है मुकुटधर पांडे जी। मुकुटधर पांडे जी के बारे में एक चीज़ और ध्यान रखना है कि मुकुटधर पांडे हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्तित्व हुए जिन्हें 1976 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे पहले किन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो मुकुटधर पांडे जी को किया गया था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, मुकुटधर पांडे। तो कालिदास के द्वारा रचित मेघदूत का छत्तीसगढ़ी भाषा में अनुवाद किस साहित्यकार के द्वारा किया गया था, तो मुकुटधर पांडे। और मुकुटधर पांडे जी के बारे में मैंने क्या क्या बताया कि ये हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम छायावादी प्रवर्तक कवि माने जाते हैं। इसकी छायावादी की रचना का नाम है कुर्री के प्रति। साथ ही साथ इसकी अन्य रचनाएं हैं मेरा हृदय दान, पूजा के फूल, और इसकी बहुत सारी रचनाएं हैं, लेकिन मैं उन्हीं रचनाओं के नाम को बता रहा हूं जहां से आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन बनते हैं। कुर्री के प्रति से तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, पूजा के फूल किसकी रचना, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। साथ ही साथ एक चीज़ और मैंने बताया था, क्या चीज़ याद रखना है कि मुकुटधर पांडे ही ऐसे व्यक्तित्व हुए हमारे छत्तीसगढ़ के जिन्हें सबसे पहले पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कब किया गया, 1976 को। होपफुली चीज़ें आप लोग को समझ में आ गई होंगी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तीसरे प्रश्न में चलते हैं। तीसरा प्रश्न क्या देखते हैं, कुड़ुख किस जनजाति की मातृभाषा है। बढ़िया क्वेश्चन है। हल्बा, भतरा, बिंझवार और उराव, आपको बताना कि कुड़ुख है वो किस जनजाति की मातृभाषा है, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जी उराव, ठीक है। तो जो कुड़ुख है वो उराव जनजाति की मातृभाषा है। अब उराव जनजाति के बारे में आप सभी को पता होगा कि उराव जनजाति सरगुजा अंचल के, ठीक है, ये सरगुजा अंचल की प्रमुख जनजाति है। उराव जनजाति सरगुजा अंचल की प्रमुख जनजाति है, ये सरगुजा अंचल की प्रमुख जनजाति है, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उराव जनजाति हमारे छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक साक्षर जनजाति है, ठीक है, सर्वाधिक साक्षर जनजाति। उराव जनजाति हमारे छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक साक्षर जनजाति है, ये आपको याद रखना है। लेकिन यहाँ पास कुछ कंडीशन है, ध्यान रखना। क्या कंडीशन है, देखो अगर एग्जाम में ऐसा पूछता है कि जनसंख्या के आधार पर सर्वाधिक साक्षर जनजाति कौन सा है, ठीक है, अगर आपसे ऐसा पूछ दिया कि जनसंख्या के आधार पर ना, जनसंख्या के आधार पर अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन है ना, जनसंख्या के आधार पर छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक साक्षर जनजाति कौन सा है, तो आपको बताना है उराव। लेकिन यहीं पास अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा कि परसेंटेज, प्रतिशत के आधार पर है ना, प्रतिशत के आधार पर अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया कि प्रतिशत के आधार पर छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक साक्षर जनजाति कौन सा है, तो आपको बताना है हल्बा, ठीक है, आपको बताना है हल्बा, याद रखना है, ठीक है। तो जनसंख्या के आधार पर छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक साक्षर जनजाति कौन सी जनजाति है, तो उराव हो जाएगा। लेकिन प्रतिशतता के आधार पर छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक साक्षर जनजाति कौन सा है, तो आपको बताना है हल्बा, ठीक है। तो उराव जनजाति सरगुजा अंचल के प्रमुख जनजाति है, ये हमारे छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक साक्षर जनजाति है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन अर्थात जनसंख्या के आधार पर। साथ ही साथ उराव जनजाति के बारे में ध्यान रखना है कि उराव जनजाति के लोग सरहुल पर्व मनाते हैं, ठीक है, सरहुल नृत्य करते हैं। देखो पर्व का भी नाम इनका सरहुल है, इसके नृत्य का भी नाम सरहुल है। साथ ही साथ ये लोग सरहुल गीत भी गाते हैं, ठीक है, सरहुल गीत भी गाते हैं। जाहिर सी बात है जी, सरहुल गीत गाएंगे, सरहुल पर्व मनाएंगे, सरहुल नृत्य करेंगे, है ना। अब ये सब चीज़ कब होता है, ये तीनों चीज़ कब होता है, जब साल के वृक्ष में नया फूल आता है, ठीक है, जब साल के वृक्ष में जब नया फूल आता है, तो जो उराव जनजाति के लोग हैं वो सरहुल पर्व मनाते हैं। उस पर्व में सरहुल गीत गाते हुए सरहुल नृत्य करते हैं, ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। और इसकी बोली का नाम क्या है, तो आपका कुरुख हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कुरुख। कई बुक में आपको कुडुख भी देखने को मिलेगा, ऐसे कुरुख या कुडुख ऐसा, ठीक है, याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, कुरुख किस जनजाति की मातृभाषा है, तो उराव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उराव हो जाएगा, ठीक है। जो सरगुजा अंचल के प्रमुख जनजाति है, जो हमारे छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक साक्षर जनजाति है जनसंख्या के आधार पर, लेकिन प्रतिशतता के आधार पर सर्वाधिक साक्षर जनजाति, तो हल्बा लेना है आपको। और उराव जनजाति के लोग सरहुल पर्व मनाते हैं, सरहुल नृत्य करते हैं, सरहुल गीत गाते हैं। किस अवसर पर, तो जब साल के वृक्ष में जब नया फूल आ जाता है ना, तो उसी के उपलक्ष्य में क्या करते हैं वो लोग, सरहुल पर्व मनाते हैं और उस पर्व में सरहुल गीत गाते हैं और गीत को गाते हुए सरहुल नृत्य करते हैं, ठीक है। चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और उराव जनजाति
अगर मैं उराव जनजाति के युवागृह के बारे में बात करूं, ठीक है, युवागृह, उराव जनजाति के युवागृह का नाम क्या है, तो धूमकुरिया, याद रखिएगा, है ना। युवागृह का नाम क्या है जी, धूमकुरिया। उराव जनजाति के युवागृह का नाम क्या आपका, धूमकुरिया हो जाएगा, ठीक है। उराव जनजाति के प्रमुख देवी देवता का नाम, ठीक है, प्रमुख देवी देवता का नाम, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। इसके प्रमुख देवी देवता का नाम हो जाएगा आपका एक तो सरना देवी, ठीक है, सरना देवी, और एक और आपको ध्यान रखना है धर्मेश, सरना देवी और धर्मेश, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट है, जितना चीज़ मैंने आपको बताया आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या देखते हैं, शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान किस क्षेत्र से संबंधित है। अच्छा क्वेश्चन है, शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान किस क्षेत्र से संबंधित है। ए है अहिंसा और गौरक्षा, बी है आदिवासी एवं पिछड़ा वर्ग उत्थान, और सी है सहकारिता, और डी है साहित्य या आंचलिक साहित्य। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान किस क्षेत्र से संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आपको आदिवासी एवं पिछड़ा वर्ग उत्थान। तो आदिवासी एवं पिछड़ा वर्ग उत्थान के क्षेत्र में अगर कोई अद्वितीय कार्य करते हैं तो उनको कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान से उसको सम्मानित किया जाता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। वर्ष 2023 में देखो हमारे छत्तीसगढ़ में जो चुनाव होने थे, इसीलिए ये पुरस्कार किसी को प्रदान नहीं किया गया था। हाँ, लेकिन वर्ष 2022 में याद रखना है, क्वेश्चन आ सकता है कि वर्ष 2022 में किन्हें आपका शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान से सम्मानित किया गया था, तो नारायण मरकाम। किसको, नारायण मरकाम को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 23 में तो किसी को नहीं सम्मानित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि चुनाव होने थे, ठीक है। तो शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान किस क्षेत्र से संबंधित है, तो आदिवासी एवं पिछड़ा वर्ग उत्थान इस क्षेत्र से संबंधित है। और 2022 में किन्हें आपका वीर नारायण सिंह सम्मान से सम्मानित किया गया था, तो आपको याद रखना है नारायण मरकाम को। किसको, नारायण मरकाम को। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है, देखो एक ऑप्शन देखो, अहिंसा एवं गौरक्षा। तो अहिंसा एवं गौरक्षा के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो आपका यति यतल लाल पुरस्कार। तो अहिंसा एवं गौरक्षा के क्षेत्र में जो अद्वितीय कार्य करते हैं ना, उसको यति यतल लाल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 67वीं राष्ट्रीय फिल्म फेयर अवार्ड में इस राज्य के किस फिल्म को पुरस्कार प्राप्त हुआ है। 67वीं राष्ट्रीय फिल्म फेयर अवार्ड में इस राज्य के किस फिल्म को पुरस्कार प्राप्त हुआ है। भूलन द मेज, साउंड ऑफ वाटर, छैया भुइयां और जोहार छत्तीसगढ़। अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा भूलन द मेज। ये नंबर को याद रखना है ना। तो 67वें जो राष्ट्रीय फिल्म फेयर समारोह हुआ था उसमें भूलन द मेज को, किसको, भूलन द मेज, याद रखना है जी, भूलन द मेज, ठीक है, भूलन द मेज को आपका पुरस्कार प्राप्त हुआ है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि भूलन द मेज, ये जो आपका फिल्म है इसके आपका निर्माता और निर्देशक कौन है, ठीक है, निर्माता और निर्देशक, इसके आपको नाम याद रखना है। इसके निर्माता और निर्देशक का नाम आपको याद रखना है मनोज वर्मा। इसके निर्माता और निर्देशक का नाम क्या है, तो मनोज वर्मा। और इस फिल्म के प्रमुख कलाकार, इस फिल्म के प्रमुख कलाकार कौन है, इस फिल्म के प्रमुख कलाकार है ओंकार दास मानिकपुरी। क्या हो जाएगा, ओंकार दास, ठीक है, ओंकार दास मानिकपुरी इस फिल्म के प्रमुख कलाकार हुए, ये आपको ध्यान रखना है। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये जो आपका भूलन द मेज है ना, वो हमारे छत्तीसगढ़ के एक साहित्यकार है जिसका नाम है संजीव बख्शी। जिसका नाम क्या है आपका, संजीव बख्शी। तो भूलन द मेज छत्तीसगढ़ के प्रमुख साहित्यकार संजीव बख्शी के उपन्यास, इसके उपन्यास भूलन कांदा पर आधारित है, ठीक है। इसके उपन्यास किस पे, भूलन कांदा पर आधारित है। सब चीज़ को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर आपसे कल के डेट में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 67वें राष्ट्रीय फिल्म फेयर अवार्ड से पुरस्कृत फिल्म भूलन द मेज है, वो कौन से बुक पर आधारित है, तो आपको बताना है संजीव बख्शी के उपन्यास भूलन कांदा पर आधारित है ना। इसके प्रमुख कलाकार ओंकार दास मानिकपुरी है और इसके निर्माता निर्देशक कौन हुए, तो मनोज वर्मा हुए, ये भी आपको याद रखना है। और कौन से क्रम का ये राष्ट्रीय फिल्म फेयर आपका अवार्ड दिया गया, तो 67वें क्रम का, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या देखते हैं, इस राज्य का देहरौली व्यंजन किस अनाज से बनाए जाते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि छत्तीसगढ़ में देसी रसगुल्ला, ठीक है, छत्तीसगढ़ में देसी रसगुल्ला किस व्यंजन को बोलते हैं, तो देहरौली को, ठीक है, देहरौली को छत्तीसगढ़ में देसी रसगुल्ला, ठीक है, इसको देसी रसगुल्ला के नाम से जानते हैं। किस नाम से, देसी रसगुल्ला के नाम से भी जाना जाता है। और जो देहरौली है ना, इसको दरदरे चावल से बनाया जाता है। दरदरे चावल को आपका चाशनी में डुबोया जाता है, ठीक है, दरदरे चावल को चाशनी में डुबोया जाता है।
और ये कैसा रहेगा, जब चाशनी में हम लोग डुबो रहे हैं तो जाहिर सी बात है मीठा ही रहेगा, है ना। तो इस राज्य का देहरौली व्यंजन किस अनाज से बनाया जाता है, तो आपका चावल से। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, ठीक है, चावल, गेहूँ, मक्का, उड़द दाल। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका ए ऑप्शन। और इसे देसी रसगुल्ला के नाम से भी जानते हैं। ये भी अपने आप में क्वेश्चन बनता है कि छत्तीसगढ़ में कौन से व्यंजन को देसी रसगुल्ला के नाम से जाना जाता है, तो आपको बताना है किसको, देहरौली को। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है देखते हैं। खिनवा शरीर के किस अंग में धारण किया जाता है, खिनवा, खिनवा इंपॉर्टेंट है। खिनवा शरीर के किस अंग में धारण किया जाता है, नाक, कान, अंगुली और आपका गला, है ना। तो कहाँ धारण करते हैं खिनवा को, आपको बताना है। चलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका कान हो जाएगा, ठीक है, कान। तो कान में कौन सा आभूषण को धारण किया जाता है, याद रखना है कौन सा आभूषण को पहना जाता है, तो खिनवा हो जाएगा, खिनवा, ठीक है, खिनवा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद और याद रखना है कान में और क्या पहनते हैं, झुमका पहनते हैं, और क्या पहनते हैं, इयररिंग पहनते हैं, इयररिंग, है ना, ये सब पहना जाता है, ठीक है। और क्या पहनते हैं, बाली पहना जाता है, बाली। खिनमा हो जाएगा, झुमका, इयररिंग हो जाएगा, बाली हो जाएगा, ठीक है। ये सबको कहाँ पहनते हैं, कान में पहना जाता है। कहाँ पहनते हैं, कान में। अच्छे से आपको इसको याद रखना है जी, ठीक है। नाक, नाक में क्या क्या पहनते हैं, नाक में आपका नथ हो जाएगा, नथ के बाद आपका नथनी हो जाएगा, नथनी के बाद आपका फूली हो जाएगा, ठीक है, नथ, नथनी, फूली, है ना। उसके बाद यहाँ नाक में पहना जाता है खिनवा। अब इसमें बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, अगर खिनवा बोलेगा तो कान आएगा, है ना, अगर खिनवा बोलेगा तो आपका नाक आ जाएगा। खिनवा, है ना, नाक में खिनवा पहनते हैं। और क्या पहनते हैं, नाक में बुलाक, बुलाक भी पहना जाता है नाक में। और नाक में आपका बेसर, बेसर भी पहना जाता है, ठीक है, ये सब। तो नाक में नथ, नथनी, फूली, खिनवा, बुलाक, बेसर। उसके बाद कान में खिनवा, झुमका, इयररिंग, बाली। आप ये भी लिख सकते हो, खूंटी भी पहनते हैं कान में, है ना। उसके बाद खोटीला भी पहना जाता है, ये खूंटी, खोटीला, ये सब कहाँ पहनते हैं, कान में पहनते हैं। अब देखो अंगुली में, है ना, मतलब आपका जो ये है फिंगर्स है ना, फिंगर्स, फिंगर में क्या पहना जाता है, आप सभी को पता होगा। छत्तीसगढ़ी में मुंदरी बोलते हैं और हिंदी में उसको अंगूठी बोला जाता है ना, मुंदरी या अंगूठी, मुंदरी या अंगूठी, ये आपको याद रखना है। और गला में, गला में क्या क्या पहना जाता है, तो गला में पहना जाता है सूता। गला में आपका सूता हो जाएगा, आपका सुर्रा हो जाएगा, सुतिया हो जाएगा, सूता, सुर्रा, सुतिया, है ना, याद रखना है। मूंगा हो जाएगा, मूंगा, मूंगा के बाद कंठा हो जाएगा, कंठा के बाद आपको याद रखना है ढोलकी हो जाएगा, ढोलकी, ढोलकी के बाद आपको याद रखना है जी ताबीज, ताबीज के बाद आपको याद रखना है मंगलसूत्र, ताबीज के बाद मंगलसूत्र, मंगलसूत्र, ठीक है। सूता, सुर्रा, सुतिया, मूंगा, कंठा, ढोलकी, ताबीज, मंगलसूत्र, ठीक है। ये सबको कहाँ पहना जाता है, गला में पहना जाता है। कहाँ पहना जाता है, गला में, ठीक है। और आभूषण है जो मैं प्रमुख प्रमुख जहाँ क्वेश्चन आते हैं वही सब बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन था कि खिनवा शरीर के किस अंग में धारण किया जाता है, तो खिनवा धारण किया जाता है कहाँ, कान में। लेकिन अगर खिनवा पूछेगा, खिनवा, तो खिनवा को पहनते हैं नाक में। यहीं से बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है, खिनवा मतलब कान में और खिनवा मतलब हो जाएगा आपका नाक में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या देखते हैं, अक्ति का त्यौहार कब मनाया जाता है, अक्ति, जिसे आपका गुड्डा गुड्डी पर्व के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अक्ति का जो त्यौहार होता है ना, इस त्यौहार को गुड्डा गुड्डी, गुड्डा गुड्डी त्यौहार के नाम से भी जानते हैं। और इसी को आपका पुत्रा पुत्री, इसी को पुत्रा पुत्री, पुत्रा पुत्री पर्व के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये जो अक्ति है, अक्ति को और एक नाम से जानते हैं, इसको अक्षय तृतीया, अक्षय तृतीया। ये जो आपका अक्ति या अक्षय तृतीया पर्व है, इसको कब बनाते हैं, तो इसको आपको बैसाख माह में, है ना, इसको बैसाख माह में शुक्ल पक्ष तृतीया, ये तिथि इंपॉर्टेंट है ना, शुक्ल पक्ष, तो बैसाख माह में शुक्ल पक्ष तृतीया, बैसाख माह में शुक्ल पक्ष तृतीया को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है जी, आपका अक्षय तृतीया। कौन सा त्यौहार, अक्षय तृतीया, ठीक है। बैसाख माह में शुक्ल पक्ष तृतीया को अक्षय तृतीया त्यौहार मनाया जाता है। और इसी त्यौहार को आपका गुड्डा गुड्डी या पुत्र पुत्री पर्व के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और इसी को अक्ति त्यौहार के नाम से भी जानते हैं, अक्षय तृतीया के नाम से भी इसको जाना जाता है। इस त्यौहार के दिन क्या होता है, जो छोटे छोटे बच्चे लोग होते हैं, छोटे छोटे बच्चे लोग होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, पालक बन जाते हैं, पालक, और पालक बनकर अपने जो छोटे छोटे गुड्डे होते हैं ना, उनका विवाह कराते हैं। और हमारे छत्तीसगढ़ में अक्षय तृतीया के बाद से ही विवाह कार्यक्रम का शुरुआत होता है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो क्वेश्चन था अक्ति का त्यौहार कब मनाया जाता है, तो वैशाख, श्रावण, भाद और आश्विन, तो इसका सही आंसर वैशाख। एग्जैक्ट बताऊं तो वैशाख माह में शुक्ल पक्ष तृतीया। यहाँ से कंफ्यूजन होता है, यहाँ पर एग्जामिनर फंसाता है, यहाँ शुक्ल पक्ष की जगह आपको कृष्ण पक्ष दे देगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है शुक्ल पक्ष तृतीया को क्या मनाते हैं, अक्षय तृतीया, जिसे गुड्डा गुड्डी पर्व या पुत्रा पुत्री पर्व के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। इस दिन जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो पालक बन जाते हैं और अपने छोटे छोटे जो गुड्डे गुड्डी रहते हैं ना, उसका विवाह कराते हैं, पुत्रे पुत्री का विवाह कराते हैं, ये पुत्रा पुत्री का विवाह कराते हैं, ये आपको अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं,
नेक्स्ट प्रश्न क्या देखते हैं, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, इस राज्य में निम्नलिखित में से किस विवाह में दो परिवार आपस में वधु एवं वर का विनिमय करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, गुरावट विवाह, लमसेना विवाह, पायसोत्तर विवाह या पारिंगधन विवाह। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इस राज्य में किस विवाह में दो परिवार आपस में वधु एवं वर का विनिमय करते हैं। विनिमय मतलब अदला बदली, एक प्रकार से विनिमय मतलब क्या होता है आपका, अदला बदली, ठीक है, अदला बदली, विनिमय मतलब अदला बदली, ठीक है। तो इसी विनिमय विवाह को याद रखना, इसी जो विनिमय विवाह होता है, विनिमय विवाह, इसी विनिमय विवाह को और किस नाम से जानते हैं जी, अदला बदली। इसी को आपका अदला बदली विवाह के नाम से जानते हैं, अदला बदली विवाह के नाम से जानते हैं। और इसी को ही आपका गुरावट विवाह के नाम से जानते हैं। कौन से नाम से, गुरावट विवाह के नाम से जानते हैं, ये याद रखना है। और इसी विनिमय विवाह को आपका इसी विनिमय विवाह को और किस नाम से जानते हैं, एक प्रकार से, अच्छा मैं बता ही दिया, गुरावट विवाह, अदला बदली विवाह और विनिमय विवाह, ठीक है, ये चीज़। तो क्वेश्चन है, इस राज्य में निम्नलिखित में से किस विवाह में दो परिवार आपस में वर एवं वधु का विनिमय करते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गुरावट विवाह। कौन सा विवाह हो जाएगा आपको जी, गुरावट विवाह, इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये स्पेशली किस क्षेत्र में प्रचलित है, तो ये आपका बस्तर, ठीक है, बस्तर, ये आपका बस्तर अंचल में प्रचलित है ना। और इसको विशेषता कौन सा जनजाति के द्वारा किया जाता है, तो आपको गोंड जनजाति के द्वारा, है ना, विशेषता इसको गोंड जनजाति के द्वारा किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है ना। तो विनिमय विवाह को ही अदला बदली विवाह कहते हैं और इसी को गुरावट विवाह के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ये हो जाएगा। बाकी लमसेना विवाह, लमसेना विवाह को और किस नाम से जानते हैं, इसको आपका सेवा विवाह, इसको सेवा विवाह के नाम से जानते हैं। मतलब देखो, चलो इसको मैं समझा दे रहा हूँ, थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन चलो समझते हैं इसको। देखो, जनजातियों में जो विवाह होता है ना, जनजातियों में विवाह होता है तो उसमें एक प्रथा है ना, जनजातियों में जो विवाह होता है उसमें क्या प्रथा है कि उसमें आपका वर वालों को, है ना, ये वर पक्ष है, ये वर पक्ष है, तो वर पक्ष वालों को वधु पक्ष वालों को कुछ उपहार या कुछ जैसे मूल्य उसको देना पड़ता है। मैंने क्या बोला कि जनजातियों में जो विवाह होता है उसमें लड़के वालों को लड़कियों को कुछ उपहार देना रहता है और उसी उपहार को बोलते हैं वधु मूल्य, है ना। उपहार देना रहता है या तो बोल सकते हैं कुछ मूल्य चुकाना रहता है, ऐसा ही बोल सकते हैं। तो जब लड़का है वो लड़की पक्ष को उपहार देता है या मूल्य चुकाता है तो उसी को बोलते हैं वधु मूल्य। क्या बोलते हैं, वधु मूल्य। तो अगर सपोज ऐसा कंडीशन हुआ कि एक लड़के और लड़की का विवाह हुआ और वो लड़का है वो वधु मूल्य चुकाने में असमर्थ है, तब वो क्या करेगा, वो लड़की के घर जाकर उसके घर वालों की सेवा करता है, उसी को बोलते हैं आपका सेवा विवाह, उसी को बोलते हैं सेवा विवाह। और उसी को ही लमसेना विवाह के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, लमसेना विवाह के नाम से। मतलब ऐसा क्या होता है, देखो सेवा विवाह में क्या होता है, जो लड़के होता है ना, लड़की के घर जाकर उसके घर वालों की सेवा करता है। उसका मेन उद्देश्य क्या रहता है, अपने होने वाले ससुर के इनकम में वो वृद्धि करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो जो ऐसे लड़के जो लड़की के घर में जाकर उसके घर वालों की सेवा करता है उसको बोलते हैं लमसेना, उसको क्या बोलते हैं, लमसेना, ठीक है। तो लमसेना विवाह को और किस नाम से जानते हैं, सेवा विवाह के नाम से जानते हैं। होपफुली समझ में आ गया होगा, सीधी सी बात है यार। देखो सेवा विवाह में होता क्या है, जब लड़का अगर लड़की को वधु मूल्य चुका नहीं पाता तो वो उसके घर में जाकर उनके घर वालों की सेवा करेगा, सीधी सी बात है ना। उसके बाद पायसोत्तर, पायसोत्तर को और किस नाम से जानते हैं, पायसोत्तर को अपहरण विवाह, पायसोत्तर को अपहरण विवाह, ठीक है, अपहरण विवाह के नाम से जाना जाता है। ये आपका गोंड जनजाति में प्रचलित है, जिसमें जो गोंड जनजाति के जो लड़के होते हैं ना, लड़कियों का अपहरण करके उसका विवाह करा, उसके साथ विवाह कर लेते हैं, ठीक है, ये चीज। पारिंगधन, पारिंगधन विवाह को और किस नाम से जानते हैं, पारिंगधन को आपका क्रय विवाह, ठीक है, इसको क्रय विवाह के नाम से जानते हैं। ये सिंपल सा विवाह है पारिंगधन, मतलब जो वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष को वधु मूल्य चुकाकर जो विवाह किया जाता है उसी को बोला जाता है पारिंगधन विवाह। आगे समझ में, तो हमने क्या क्या देखा, देखो गुरावट मतलब अदला बदली विवाह, है ना, गुरावट मतलब अदला बदली विवाह या इसी को विनिमय विवाह बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद लमसेना विवाह को सेवा विवाह के नाम से जानते हैं, पायसोत्तर विवाह को अपहरण विवाह के नाम से जाना जाता है, पारिंगधन विवाह को क्रय विवाह। पारिंगधन विवाह किसे कहेंगे, जब वधु मतलब जब वर है वो वधु को वधु मूल्य देकर विवाह करेगा, है ना। जब वर वधु पक्ष वालों को वधु मूल्य चुकाकर विवाह करता है तब उसे पारिंगधन या क्रय विवाह बोलते हैं। पायसोत्तर विवाह गोंड जनजाति में प्रचलित है, विशेष रूप से गोंड जनजाति के जब लड़के लोग हैं लड़की का अपहरण करके उसके साथ विवाह कर लेते हैं तब उसे पायसोत्तर विवाह कहते हैं। लमसेना विवाह मतलब जब लड़का वधु मूल्य चुकाने में असमर्थ होता है तो वो लड़की के घर जाकर उसके घर वालों की सेवा करता है, तो इसी को लमसेना विवाह कहते हैं और इसी को सेवा विवाह के नाम से जाना जाता है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन क्या है कि इस राज्य में निम्नलिखित में से किस विवाह में दो परिवार आपस में वर एवं वधु का विनिमय करते हैं, तो गुरावट को ही आपका विनिमय विवाह या अदला बदली विवाह के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या, देखो निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह एक साल वृक्ष के पीछे एक व्यक्ति का सिर के नाड़ी से जुड़ा हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह एक साल वृक्ष के पीछे एक व्यक्ति का सिर
के नारे से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन है ए हल्बा विद्रोह, बी कोई विद्रोह, सी लिंगागिरी विद्रोह और डी आपका मेरिया या मारिया विद्रोह। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, है ना। इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, कोई विद्रोह। तो कोई विद्रोह है वो एक साल वृक्ष के पीछे एक व्यक्ति का सिर के नारे से जुड़ा हुआ है। और कोई विद्रोह कब हुआ था? ये हुआ था 1859 में, है ना। इसके आपका नेतृत्वकर्ता कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? कोई विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे जी आपका, याद रखना, नांगुल दोरला। कौन थे? नांगुल दोरला। नांगुल दोरला ये उसके नेतृत्व करते थे। और ये किसके समय हुआ था? तो आपका भैरमदेव, ठीक है, भैरमदेव के शासनकाल में, है ना। भैरमदेव के शासनकाल में ये जो विद्रोह हुआ था, याद रखिएगा कब हुआ था? 1859 में। नेतृत्वकर्ता कौन थे? नांगुल दोरला। और किसके शासनकाल में हुआ था? भैरमदेव के शासनकाल में, है ना। और इसका नारा क्या था? इसका नारा था एक साल वृक्ष के पीछे एक व्यक्ति का सिर, है ना। एक साल वृक्ष के पीछे एक व्यक्ति का सिर, इसका क्या था? नारा था, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपको कोई विद्रोह। बाकी हल्बा विद्रोह अजमेर सिंह के समय में हुआ था, आप सभी को पता होगा, ठीक है। उसके बाद लिंगागिरी विद्रोह है, ये इसके जो प्रमुख नेतृत्व करता थे धुरवाराम माड़िया, ये भी आप लोग को पता होगा। तो ये क्वेश्चन क्या था कि कौन सा विद्रोह एक साल वृक्ष के पीछे एक व्यक्ति के सिर के नारे से जुड़ा हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोई विद्रोह, जो हुआ था 1859 में, नेतृत्व करता हुए नांगुल दोरला। किसके शासनकाल में हुआ? भैरमदेव के शासनकाल में हुआ। ये आपको याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ के दुर्ग नगर में लेटर बॉक्स उखाड़ने एवं जिला कचहरी में आग लगाने वाला क्रांतिकारी निम्नलिखित में से कौन था? वी वाई तामस्कर, नरसी प्रसाद, अयोध्या प्रसाद या रघुनंदन सिंगरौल। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपसे पूछा गया कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ के दुर्ग नगर में लेटर बॉक्स उखाड़ने एवं जिला कचहरी में आग लगाने वाला क्रांतिकारी निम्नलिखित में से कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा रघुनंदन सिंगरौल। आप लोगों ने इसको साल याद भी किया होगा, ठीक है। जो रघुनंदन सिंगरौल है ये दुर्ग के निवासी थे, है ना। इन्होंने क्या किया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ के दुर्ग नगर में लेटर बॉक्स उखाड़ दिया था और उन्होंने जिला कचहरी में आग लगा दिया था। और ये कब हुआ था? तो याद रखना 21 अगस्त 1942 को। 21 अगस्त 1942 को जो रघुनंदन सिंगरौल जी है, इन्होंने क्या किया था? दुर्ग नगर में लेटर बॉक्स से उखाड़ा था, है ना। और जिला कचहरी में क्या लगा दिया था? आग लगा दिया था। ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन आएगा कि रघुनंदन सिंगरौल का संबंध कौन से जिले से है? तो आपको बताना है कौन से जिले से, तो दुर्ग जिले से, याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान इस राज्य में हुए जंगल सत्याग्रह एवं उसके नेता सुमेलित नहीं है? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान इस राज्य में जो जंगल सत्याग्रह हुआ था, उस सत्याग्रह का नाम लिखा गया और एक तरफ नेता का नाम दिया गया है ना। तो कौन सा इसमें जोड़ा सुमेलित नहीं है? देखो, गट्टासिल्ली जंगल सत्याग्रह, इसके प्रमुख नेता थे आपका नारायण राव मेघावाले, पहला तो हमारा बिल्कुल सही है। दूसरा, रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह, इसके प्रमुख नेता हुए बाबू छोटेलाल, ये भी हमारा सही है। तमोरा जंगल सत्याग्रह, इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन हुए? तो यतियतल लाल जैन, ये भी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। मोहबाना पोड़ी जंगल सत्याग्रह जो 1930 में हुआ था, इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता वी वाई तामस्कर, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। ये जो डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये डी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये जो मोहबाना पोड़ी जंगल सत्याग्रह 1930 में हुआ था, तो इसके नेतृत्वकर्ता कौन हुए? नरसिंह प्रसाद अग्रवाल। कौन हुए जी? नरसिंह प्रसाद, याद रखिएगा, नरसिंह प्रसाद अग्रवाल ये थे इसके नेतृत्वकर्ता। जबकि यहाँ पर वी वाई तामस्कर दिया है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। और ये कहाँ हुआ था जंगल सत्याग्रह? आपका मोहबाना पोड़ी, तो आपका बालोद में हुआ था। कहाँ हुआ था? बालोद में, है ना। तो कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा गया था, तो आपका डी वाला ऑप्शन सुमेलित नहीं है। बाकी गट्टासिल्ली जंगल सत्याग्रह के नेतृत्व करता हुए नारायण राव मेघावाले सही है। रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह के नेतृत्वकर्ता बाबू छोटेलाल हुए, ये भी सही है। तमोरा जंगल सत्याग्रह के नेतृत्वकर्ता यतियतल लाल जी हुए, ये भी आपका सही है। तो डी वाला ऑप्शन क्या आपका गलत है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या देखते हैं? पाली के शिव मंदिर का मरम्मत करने वाले कलचुरी शासक कौन थे? ऑप्शन है देखो, जाजलदेव प्रथम, पृथ्वीदेव द्वितीय, रत्नदेव प्रथम और जाजलदेव द्वितीय। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पाली के शिव मंदिर का मरम्मत, देखो सबसे पहले तो ध्यान रखिए, पाली के शिव मंदिर का निर्माण किसने किया था? बाणवंशी शासक विक्रमादित्य ने। किसने किया था? बाणवंशी। पाली के जो शिव मंदिर है, इसका निर्माण बाणवंशी शासक विक्रमादित्य ने किया था। बाणवंशी शासक विक्रमादित्य ने किया था पाली के शिव मंदिर का निर्माण, है ना। अब बोला जा रहा है कि उसकी मरम्मत किसने किया था, तो इसका सही आंसर क्या होगा? जाजलदेव प्रथम। क्या हो जाएगा? जाजलदेव प्रथम जी, याद रखिएगा। जाजलदेव प्रथम जी ने पाली के जो आपका शिव मंदिर है ना, पाली के शिव मंदिर है, उसका क्या किया था? आपका जीर्णोद्धार किया था। पृथ्वीदेव द्वितीय के बारे में आपको ध्यान रखना, इन्होंने आपका राजिम के राजीव लोचन मंदिर, ठीक है, राजिम के
राजिम के राजीव लोचन मंदिर, राजिम के राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार किसने किया था? पृथ्वीदेव द्वितीय ने किया था। ठीक है, एक चीज और आपको याद रखना है, रत्नदेव तृतीय इन्होंने आपका लखनेश्वर मंदिर, खरौद के लखनेश्वर, ठीक है, खरौद के लखनेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार किया था। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि किसने कौन से मंदिर का जीर्णोद्धार किया था। तो याद रखिएगा, जाजलदेव प्रथम ने पाली के शिव मंदिर का जीर्णोद्धार किया, पृथ्वीदेव द्वितीय ने राजिम के राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार किया और रत्नदेव तृतीय ने खरौद के लखनेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार किया है। और यहाँ पास एक चीज ध्यान रखना है कि पाली के शिव मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो बाणवंशी शासक विक्रमादित्य के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, क्वेश्चंस बार बार बनते हैं। जाजलदेव प्रथम मतलब इन्होंने किसका जीर्णोद्धार किया? पाली के शिव मंदिर का। पृथ्वीदेव द्वितीय ने राजिम के राजीव लोचन मंदिर का, और उसके बाद रत्नदेव तृतीय है ना, रत्नदेव तृतीय ने आपको लखनेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या देखते हैं? नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी जोड़ी प्राचीन छत्तीसगढ़ का राजवंश और शासक सुमेलित है? क्या पूछा जा रहा है? सुमेलित है पूछा जा रहा है। देखो ऑप्शन है, ए है सरबपुरी भौदत्त वर्मा, बी है पांडु महाशिवगुप्त बालार्जुन, सी है सोम जगतदेव भूषण और डी है नल प्रसन्न मात्र। ठीक है, नल प्रसन्न मात्र बताना है कौन सा इसमें सुमेलित है। सबसे पहले जो भौदत्त वर्मन जी है, ये तो आपका नल वंश के थे। कौन से वंश के थे? नल वंश के थे। तो यहाँ पास सरबपुरी वंश लिखा है तो ये आपका गलत हो जाएगा। सोम, उसके बाद देखो जगतदेव भूषण में लिखा है सोम, जो जगतदेव भूषण तो आपका छिंदक नागवंश के थे। ठीक है, छिंदक नागवंश, ये आपका छिंदक नागवंश के शासक थे जगतदेव भूषण। जबकि यहाँ पास क्या बोला जा रहा है? सोम वंश, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो प्रसन्न मात्र कौन से वंश के थे? तो ये आपका सरबपुरी वंश के थे। कौन से वंश के थे? सरबपुरी वंश। ये आपका सरबपुरी वंश के थे। जबकि यहाँ पास ऑप्शन में नल दिया है तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो क्या बचा? महाशिवगुप्त बालार्जुन कौन से वंश के शासक हुए? तो पांडु वंश। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। तो बी ऑप्शन क्या है? आपका सही आंसर है। ठीक है, बी ऑप्शन क्या है? सही आंसर है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में इसको याद करना है ना। भौदत्त वर्मन नल वंश के थे, महाशिवगुप्त बालार्जुन पांडु वंश बिल्कुल सही है, जगतदेव भूषण आपका छिंदक नागवंश। ओके, उसके बाद यहाँ देखिए सरबपुरी वंश है, ये मतलब प्रश्न मात्र है आपका सरबपुरी वंश के हुए, जबकि यहाँ पास नल दिया गया तो ये आपका गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पंचायती राज क्रियाकलापों पर निम्नांकित समितियों का आरोही क्रम बताइए। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग से जो आपका समिति बना है उसके बारे में आपको बताना है। देखो सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति बना 1957 को। उसके बाद अशोक राय मेहता समिति 1977 को। उसके बाद आपका जीवीके राव समिति 1985 को बना। उसके बाद आपका सिंधवी समिति 1986 को बना। ठीक है, तो देख लो आपका क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 है ना। तो इसका सही आंसर होगा आपका 1 2 3 4। तो सबसे पहले बना है आपका बलवंत राय मेहता समिति, है ना। उसके बाद क्या बना है आपका अशोक राय मेहता समिति, उसके बाद जीवीके राव समिति और चौथा बना LM सिंधवी समिति। बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ 1957 को। उसके बाद देखो अशोक राय मेहता समिति 1970, उसके बाद जीवीके राव समिति 1985 और LN सिंधवी समिति 1986। ये सब पंचायती राज से संबंधित समितियां हैं, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के लिए जनवरी 1956 में डॉक्टर खूबचंद बघेल ने निम्नलिखित में से कौन सा संगठन स्थापित किया था। देखो हमारे पृथक छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए बहुत सारी चीज़ें हुई थी, जिसमें से एक महत्वपूर्ण चीज़ हुआ था किसका आपका गठन, छत्तीसगढ़ महासभा का गठन। ठीक है, याद रखिएगा पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के लिए जनवरी 1956 में डॉक्टर खूबचंद बघेल ने निम्नलिखित में से कौन सा संगठन स्थापित किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ महासभा। ठीक है, छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किसने स्थापित किया था 1956 में, डॉक्टर खूबचंद बघेल। एग्जैक्ट देखा जाएगा तो 28 जनवरी 1956 को डॉक्टर खूबचंद बघेल जी ने बैरिस्टर छेदीलाल के साथ मिलकर किसका गठन किया था, छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया था। इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था पृथक छत्तीसगढ़ का निर्माण करना, है ना। पृथक छत्तीसगढ़ के निर्माण हेतु, ठीक है, पृथक छत्तीसगढ़ के निर्माण हेतु इस संगठन का गठन किया गया था 28 जनवरी 1956 को। किसके द्वारा किया गया था आपका, डॉक्टर खूबचंद बघेल के द्वारा। और इसके सहयोगी कौन थे, तो बैरिस्टर छेदीलाल जी थे। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते चले नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, निम्न में से कौन सी जोड़ी जलप्रपात एवं नदी सुमेलित नहीं है। जलप्रपात और नदी के बारे में पूछा गया, कौन सा सुमेलित नहीं है। अमृत धारा जो कि हसदेव नदी पे है, बिल्कुल सही है। रानी दरहा सबरी नदी पे है, बिल्कुल सही है। केंदई जो जलप्रपात है ना, वो आपका केंदई नदी पर है। कौन सा नदी पर है, केंदई जलप्रपात केंदई नदी पर है। जबकि यहाँ पास अरपा दिया गया है, ये आपको गलत हो जाएगा। कोरबा में जो केंदई जलप्रपात केंदई नदी पर है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में अरपा दिया है तो ये गलत हो जाएगा। 7 धारा तो इंद्रावती नदी पे, ये भी हमारा बिल्कुल सही है। तो आपको कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है पूछा गया, तो आपको इसका सही आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन।
इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। हसदेव नदी पे अमृत धारा, उसके बाद सबरी नदी पे रानी दरहा, केंदई नदी पे केंदई वाटरफॉल, इंद्रावती नदी पे सात धारा। जबकि यहाँ पास केंदई जो वाटरफॉल है ये अरपा नदी पे है ऐसा दिया है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या हमारा देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है सप्तखंडा मंदिर किस जिले में स्थित है, रायपुर में, कबीरधाम में, महासमुंद में या कांकेर में। सप्तखंडा मंदिर आपसे पूछा गया है कि कहाँ स्थित है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा कबीरधाम, ठीक है। कबीरधाम जिले में सप्तखंडा मंदिर स्थित है, ठीक है, याद रखना जी। सप्तखंडा मंदिर है कौन से जिले में स्थित है, तो आपका कबीरधाम जिले में स्थित है, इसको अच्छे से याद रखना, सीधा वन लाइनर क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात क्या है, 985, 991, 995 और 981। देखो लिंगानुपात क्या होता है, तो प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या को ही लिंगानुपात कहते हैं। तो वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात आपसे पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 991, क्या हो जाएगा 991 है ना, 991। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात क्या है, तो 991। अगर आपसे पूछेगा वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो पहला आपको बताना है कोंडागांव, पहला आपका कोंडागांव, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा आपका, पहला आपका कोंडागांव हो जाएगा, ठीक है। दूसरा आपका दंतेवाड़ा हो जाएगा, दंतेवाड़ा। और तीसरा हो जाएगा आपका बालोद, ठीक है, बालोद। पहला कोंडागांव का लिंगानुपात कितना आपका 1033, दंतेवाड़ा का आपका 1023, बालोद का हो जाएगा आपका 1022, है ना, ये सर्वाधिक है। लेकिन अगर न्यूनतम पूछेगा वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो आपको बताना है रायपुर, क्या हो जाएगा आपका रायपुर हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ कितना है लिंगानुपात 991 है। लिंगानुपात किसे कहते हैं, तो प्रत्येक 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। सर्वाधिक कहाँ है कोंडागांव में और न्यूनतम कहाँ है, तो आपका रायपुर में। कोंडागांव में 1033 है ना, ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या हमारे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम नामक ऊर्जा स्टेशन निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित नहीं है, ठीक है। मतलब एनटीपीसी के बारे में पूछा जा रहा है कि एनटीपीसी कहाँ नहीं है, आपका भिलाई में, सीपत में, कोरबा में या लारा में। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो सीपत में तो है एनटीपीसी सीपत, एनटीपीसी कोरबा, एनटीपीसी लारा, ये तीनों जगह तो है, लेकिन इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका भिलाई। भिलाई में आपका राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ऊर्जा स्टेशन नहीं है, ठीक है। देखो कहाँ है आपका, सबसे पहले तो आपका एनटीपीसी आपका बिलासपुर, एनटीपीसी पहला कोरबा, एनटीपीसी कोरबा, ठीक है। दूसरा आपका एनटीपीसी सीपत, और तीसरा आपका एनटीपीसी लारा जो रायगढ़ में है ना, एनटीपीसी लारा। ये एनटीपीसी कोरबा इसका गठन हुआ है 1978 को, सीपत का गठन आपका 2002 को हुआ है ना, और एनटीपीसी लारा का आपका 2014 को हुआ है। एनटीपीसी कोरबा से कितना मेगावाट, 2600 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन किया जा रहा है। एनटीपीसी सीपत से आपको याद रखना है 2980 मेगावाट, कितना 2980 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन किया जा रहा है। और एनटीपीसी लारा से आपको याद रखना है कितना 4000, ठीक है, 4000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन किया जा रहा है। याद रखना है एनटीपीसी कोरबा से 2600, एनटीपीसी सीपत से 2980 और लारा से आपका 4000 मेगावाट। और कब बना है एनटीपीसी जो कोरबा 1978 को, सीपत 2002 को और लारा आपका 2014 को। लारा कहाँ है आपका, लारा कहाँ है जी, रायगढ़ में हो जाएगा। सीपत आपका बिलासपुर जिला आ जाएगा, है ना। और यहाँ एक है आपका एनटीपीसी कोरबा, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा भिलाई। तो राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम नामक ऊर्जा स्टेशन किस स्थान पर स्थित नहीं है पूछा जा रहा है, तो इसका सही आंसर आपका भिलाई हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या है देखिए, क्यों ये सारे स्थान सुर्खियों में हैं, पालीखंड, जांगड़ा, बेहराडीह एवं कोदोमाली, ठीक है। क्यों ये सारी सुर्खियों में है स्थान आपको बताना है, पालीखंड, जांगड़ा, बेहराडीह और आपका बेहराडीह, उसके बाद क्या है कोदोमाली। इसका सही आंसर आपको बताना है क्यों ये सुर्खियों में है। ये सभी स्थान चर्चा में बने रहते हैं, इसका कारण क्या है। ए ऑप्शन है सोना, बी हीरा, सी प्लेटिनम और डी टंगस्टन। तो इन सभी जगहों से हीरा पाया जाता है ना, इन सभी जगहों से हीरा पाया जाता है। और ये सभी जगह कौन से जिले से संबंधित है, तो गरियाबंद जिले से। कौन से जिले से, गरियाबंद, ठीक है। गरियाबंद जिले के मैनपुर तहसील, गरियाबंद जिले के मैनपुर तहसील से ये सभी जगह संबंधित है, ठीक है जी। गरियाबंद जिले के मैनपुर तहसील से ये सभी जगह संबंधित है, जो कि हीरे के लिए प्रसिद्ध है। इसका सही आंसर आपका बी हो जाएगा हीरा। और हीरा के बारे में तो पता ही होगा, कार्बन का प्रारूप होता है, सबसे कठोर होता है। हीरा का प्रयोग आपका धातु को काटने में, जवाहरात में किया जाता है, ये आपको याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं,
अब देखो हमने अभी 20 क्वेश्चन पूरे छत्तीसगढ़ जीएस से कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग इंडियन जियोग्राफी के क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन, भारतीय मानक समय की याम्योत्तर नहीं गुजरती, मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि जो भारतीय मानक समय रेखा है वो कौन से राज्यों से होकर नहीं गुजरता। तो आप सभी को पता होगा कि जो भारतीय मानक समय रेखा है वो हमारे भारत के पांच राज्यों से होकर गुजरता है। अब ये 5 राज्य कौन कौन सा है? पहला एमपी, दूसरा आपका यूपी, तीसरा एपी, तीनों आपका प्रदेश वाला है। देखो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, है ना, तीनों आपका प्रदेश वाला है। तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, और चौथा हो जाएगा आपका उड़ीसा, और 5वां हो जाएगा छत्तीसगढ़। तो जो भारतीय मानक समय रेखा है ना, भारतीय मानक समय रेखा इन पांचों राज्यों से होकर गुजरता है, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, आंध्र प्रदेश से, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि भारतीय मानक समय की याम्योत्तर कहाँ से नहीं गुजरती है? तो आंध्र प्रदेश से तो गुजरती है, छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है, उत्तर प्रदेश से भी गुजरती है, तो महाराष्ट्र इसका सही आंसर हो जाएगा। ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या देखते हैं, भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी डूरंड रेखा द्वारा, मैकमोहन रेखा द्वारा, मैनीघाट रेखा द्वारा या रेडक्लिफ रेखा द्वारा। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत और पाकिस्तान के बीच में आपका रेडक्लिफ रेखा द्वारा सीमा निर्धारित की गई थी, ये आपको याद रखना है। कौन सी रेखा द्वारा? आपका जी रेडक्लिफ रेखा द्वारा। इसका सही आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। बाकी जो डूरंड रेखा है वो भारत और अफगानिस्तान है ना, मैं लिख दे रहा हूँ, भारत और अफगानिस्तान के बीच क्या है आपका? डूरंड रेखा है, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा मैकमोहन रेखा किसके बीच में, तो भारत और चीन के बीच में, ठीक है। ये आपका भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा है ना। और रेडक्लिफ रेखा है आपका भारत और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही आंसर डी ऑप्शन होगा। डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान, मैकमोहन रेखा भारत और चीन, और जो रेडक्लिफ रेखा है भारत और पाकिस्तान हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या देखते हैं, अधोलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। जास्कर पर्वत श्रृंखला, धौलाधर पर्वत श्रृंखला, लद्दाख पर्वत श्रृंखला, काराकोरम पर्वत श्रृंखला। उपरोक्त उच्चावच आकृतियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही क्रम बताइए। क्या बोला जा रहा है? दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही क्रम बताइए, है ना, उपरोक्त उच्चावच आकृतियों का। तो सबसे पहले देखते हैं, मैं पहले उत्तर से दक्षिण बता रहा हूँ। मैं पहले क्या बता रहा हूँ? उत्तर से दक्षिण में बता रहा हूँ, फिर इसी को हम लोग जमा देंगे दक्षिण से उत्तर। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? सबसे पहले हो जाएगा आपका काराकोरम, ठीक है, काराकोरम। सबसे पहले क्या हो जाएगा आपका? काराकोरम है ना, कोरम। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका? लद्दाख। उसके बाद आपका जास्कर, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर के बाद आपका हो जाएगा आपका धौलाधर। जास्कर के बाद आपको क्या होगा आपका जी? धौलाधर। ये काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, धौलाधर, ये आपका उत्तर से दक्षिण है ना। ये उच्चावच है आपका उत्तर से दक्षिण है ना, याद रखना है। ये उच्चावच जो आकृतियाँ ये उत्तर से दक्षिण है, काराकोरम, उसके बाद लद्दाख, फिर जास्कर, फिर धौलाधर। लेकिन यहाँ पास क्या पूछा जा रहा है? दक्षिण से उत्तर, मतलब पहले धौलाधर आएगा, पहले आपका धौलाधर आएगा, है ना, उसके बाद जास्कर आएगा, फिर लद्दाख, फिर काराकोरम। मतलब पहले क्या आना चाहिए? पहले ये धौलाधर पहले आना चाहिए, उसके बाद जास्कर आना चाहिए, उसके बाद लद्दाख आना चाहिए, उसके बाद काराकोरम आना चाहिए, ठीक है। ये तो देख लो, एक मतलब ये आपका यहाँ पास ये आपका 2 मतलब 2 आएगा, 2 पहले आएगा, उसके बाद 1 आएगा, उसके बाद 3 आएगा, उसके बाद 4। तो 2 1 3 4 यही तो है क्या जी? यही आना चाहिए ना। तो देखो सबसे पहले क्या आना चाहिए आपका? सबसे पहले क्या आना चाहिए? देखो सबसे पहले धौलाधर आना चाहिए, तो धौलाधर है, धौलाधर सबसे पहले धौलाधर के बाद धौलाधर सेकंड में है, बिल्कुल सही है। उसके बाद क्या आना चाहिए आपका? जास्कर आना चाहिए। तो जास्कर कौन से क्रम में है? देखो जास्कर पहले क्रम में है, तो ये पहले क्रम, पहला धौलाधर, फिर जास्कर। उसके बाद तीसरा क्या आना चाहिए आपका? तीसरा लद्दाख, तो ये लद्दाख। फिर चौथा क्या आना चाहिए आपका? काराकोरम। तो ये इसका सही आंसर ए हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा, ठीक है। तो धौलाधर, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम। दक्षिण से उत्तर बोला गया ना, दक्षिण से उत्तर मतलब धौलाधर पहले आएगा, उसके बाद क्या आएगा आपका? धौलाधर के बाद आपका जास्कर आएगा, ठीक है। जास्कर के बाद क्या आएगा आपका? लद्दाख आएगा तीसरे नंबर में, फिर क्या आएगा आपका? काराकोरम, ठीक है। लेकिन अगर उत्तर से दक्षिण पूछता तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल ऐसा रहता है, लेकिन ये दक्षिण से ऊपर बोला गया है, तो धौलाधर पहले आएगा, फिर जास्कर आएगा, फिर लद्दाख आएगा, फिर काराकोरम आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है? देखते हैं, आगे बढ़ते हैं।
कार्डमम पहाड़ियाँ किन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है? कार्डमम पहाड़ियाँ किन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है? देखिए, कर्नाटक एवं तमिलनाडु, कर्नाटक एवं केरल, केरल एवं तमिलनाडु, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश। तो बताना है कि कार्डमम पहाड़ी किन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका केरल एवं तमिलनाडु। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केरल एवं तमिलनाडु। और इसी को इलायची पहाड़ी के नाम से जानते हैं, कार्डमम पहाड़ी को, जो कि केरल एवं तमिलनाडु के सीमाओं पर स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चले नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या देखते हैं? निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। देखो, पहला सिपकिला, मतलब एक तरफ क्या है, राज्यों के नाम दिए गए हैं, एक तरफ दर्रों के नाम दिया गया है ना। तो कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं पूछा जा रहा है? सिपकिला हिमाचल प्रदेश में, बिल्कुल सही है। जो सिपकिला दर्रा है ना, सिपकिला हो गया, रोहतांग हो जाएगा। ठीक है, ये सब कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। लिपुलेख, लिपुलेख उत्तर प्रदेश में नहीं है। लिपुलेख आपका कहाँ है? उत्तराखंड में। लिपुलेख कहाँ है? उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में कौन कौन सा दर्रा है? देखो, लिपुलेख हो जाएगा, लिपुलेख हो जाएगा। उसके बाद आपका मानाला हो जाएगा, मानाला के बाद आपका नीतीला हो जाएगा, नीतीला। ठीक है, किंगरी बिंगरी, ये सब कहाँ है? आपका उत्तराखंड में। जबकि यहाँ पास ऑप्शन में उत्तर प्रदेश दिया तो आपको गलत हो जाएगा। बाकी नाथुला तो सिक्किम में, सही बात है। जोजिला कश्मीर में, सही बात है। तो आपको सुमेलित नहीं उसको पहचाना था, तो बी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। जो लिपुलेख है वो आपका उत्तराखंड में है ना। लिपुलेख, मानाला, नीतीला, ठीक है, ये सब कहाँ है? आपका उत्तराखंड में। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं? भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं? बहुत इजी क्वेश्चन है, सब बना लोगे इसका सही आंसर। अगर मैप पता है तो इजीली बन जाएगा। ठीक है, देखो पूछा जा रहा है कि भारत के जो कितने राज्य हैं वो समुद्री रेखा से या तट रेखा से लगे हुए हैं। 7, 8, 9, 10। तो देखो, ये कौन सा है? आपका गुजरात। चलो मैं लिख रहा हूँ गुजरात। ठीक है, गुजरात के बाद आपका महाराष्ट्र के बाद आपका गोवा। ठीक है, गोवा के बाद आपका केरल के बाद हो जाएगा जी आपका यहाँ पास कर्नाटक के बाद इधर आपका तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु जी। ठीक है, यहाँ पास ऊपर में आता है कर्नाटक। चलो जो भी है याद करिएगा। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु हो गया। गुजरात इधर आपका, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। और इधर चलते हैं तो इधर हमारा है आंध्र प्रदेश के बाद यहाँ आपका उड़ीसा के बाद यहाँ पास क्या आपका पश्चिम बंगाल। क्या है? पश्चिम बंगाल। तो देख लो कितना राज्य हो रहा है आपका। एक हो गया गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटक, पांचवा केरल, छठवां तमिलनाडु, सातवां आंध्र प्रदेश, आठवां उड़ीसा, नौवां आपका पश्चिम बंगाल। तो ये आपका टोटल 9 जो राज्य है वो आपका तट रेखा से लगे हुए हैं। तो इसका सही आंसर आपका सी हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा? आपका सी हो जाएगा। तो भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं? तो आपका 9 राज्य याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो, अभी 9 राज्य कौन कौन से बता दिया। गुजरात हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, गोवा हो जाएगा, है ना। गोवा के बाद आपका कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। आगे बढ़ते हैं। श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है। चिल्का झील के समीप, महानदी के मुहाने के समीप, पुलिकट झील के समीप या गोदावरी के मुहाने के समीप। पूछा जा रहा है कि हरिकोटा द्वीप कहाँ अवस्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पुलिकट झील के समीप। आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील के समीप में स्थित है। कहाँ? आपका आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में आपका पुलिकट झील के समीप में क्या है? ये स्थित है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। कौन सा आपका द्वीप? तो हरिकोटा द्वीप। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है जी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? सही सुमेलित है पूछा गया, सही सुमेलित है पूछा गया ना। देखो, सबसे पहले दिया गया औरंगाबाद आंध्र प्रदेश, फिर पालनपुर गुजरात, उसके बाद है हुबली महाराष्ट्र, फिर गुंटूर उड़ीसा। देखो, जो आपका औरंगाबाद है, औरंगाबाद तो कहाँ है जी? आपका महाराष्ट्र में है। औरंगाबाद तो आपका महाराष्ट्र में है। ठीक है, ये ओके। उसके बाद देखो आपका हुबली कहाँ है? हुबली तो आपका कर्नाटक में। हुबली कहाँ है? कर्नाटक में है। गुंटूर कहाँ है? गुंटूर तो आपका आंध्र प्रदेश में है। गुंटूर तो आपका आंध्र प्रदेश में है। तो ये तीनों तो सुमेलित नहीं है भैया। तो सही सुमेलित कौन सा है? जो पालनपुर कहाँ है? आपका गुजरात में। तो ये आपका सही सुमेलित है। तो पालनपुर कहाँ है? आपका गुजरात में है। इसका सही आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा सही सुमेलित है? तो पालनपुर गुजरात सही सुमेलित है। बाकी औरंगाबाद महाराष्ट्र में, हुबली कर्नाटक में, गुंटूर आपका आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? छोटा पूछा जा रहा है। चंडीगढ़, अंडमान तथा निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा तथा नागर हवेली। वर्तमान में हमारे राज्य में 28, हमारे भारत में ना, वर्तमान में हमारे भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र कौन सा है? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप हमारे देश का सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र है। अगर मैं इसकी एरिया की बात करूँ तो 32 वर्ग किलोमीटर, टोटल एरिया कितना है इसका? 32 वर्ग किलोमीटर है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर सी हो जाएगा। और कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान में भारत में? तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। इसका सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? गोवा, कोंकणी, मेघालय, खासी, नागालैंड, अंगामी और सिक्किम में तिब्बती। ठीक है, ये तो बताना है कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ आपका राज्यों के नाम दिया है, एक तरफ वहाँ जो भाषा बोलते हैं ना उसके नाम को दिया गया है। तो गोवा में कोंकणी का प्रयोग होता है, बिल्कुल सही है। मेघालय में खासी का प्रयोग होता है, बिल्कुल सही है। नागालैंड में अंगामी का प्रयोग होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन जो सिक्किम में तिब्बती का प्रयोग नहीं होता, सिक्किम में आपको ध्यान रखना लेप्चा, सिक्किम में आपका लेप्चा हो जाएगा और भूटिया, सिक्किम में लेप्चा और भूटिया का प्रयोग होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। ठीक है, बाकी गोवा में कोंकणी का प्रयोग होता है, मेघालय में खासी का, नागालैंड में अंगामी का और सिक्किम में लेप्चा और भूटिया इस भाषाओं का प्रयोग होता है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? महानदी, गोदावरी, गंगा, नर्मदा। इजी क्वेश्चन है, आप लोग बता लोगे। अगर मैं गंगा नदी की लंबाई की बात करूँ तो कितना है? 25 किलोमीटर। कितना है? 25 किलोमीटर। उसके बाद आपका गोदावरी की बात करूँ तो 1465 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितना है? 1465 किलोमीटर। महानदी की लंबाई 858 किलोमीटर, सभी को पता होगा, है ना। उसके बाद नर्मदा का आपका 13-12, ठीक है, 13-12 किलोमीटर ये होगा। ठीक है, कई बुक में आपका 1315 भी दिया हुआ है ना। जो मैं आपको वो बता रहा हूँ, है ना, नियर अबाउट बता रहा हूँ। देखो, तो महानदी का 858, गोदावरी का 1465, गंगा का 25-25, नर्मदा का 13-12। तो सबसे लंबी नदी कौन सा होगा? तो गंगा हो जाएगा। ठीक है, हमारे भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, जिसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगर दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी तो गोदावरी नदी, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। और महानदी तो हमारे छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदी है ना। चलो, उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? कौन सा जोड़ा गलत है? कोटा, चंबल, उसके बाद आपका भुवनेश्वर, महानदी, जबलपुर, नर्मदा, सूरत, ताप्ती। मतलब एक तरफ क्या है, जगह के नाम दिए गए हैं और एक तरफ नदी के नाम दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कि कौन सा जो स्थल है उस नदी के किनारे स्थित है या नहीं है, ऐसा करके। तो कौन सा जोड़ा गलत है ये आप सबको बताना है ना। मतलब एक तरफ स्थल के नाम है, एक तरफ नदी के नाम है, तो कौन सा वाला जो जोड़ा है वो आपको गलत है। तो देखो, कोटा चंबल नदी के तट पर है, बिल्कुल सही है ना। जबलपुर नर्मदा नदी के तट पर है, बिल्कुल सही है। सूरत ताप्ती नदी के तट पर है, बिल्कुल सही है। लेकिन जो भुवनेश्वर है ना, ये आपका महानदी के तट पर नहीं है। भुवनेश्वर के बारे में ध्यान रखना, ये कुआखाई, ठीक है, कुआखाई और दया, कुआखाई और दया नदी के तट पर है। ठीक है, जो आपका भुवनेश्वर है कुआखाई और दया नदी के तट पर है, जबकि यहाँ पास महानदी दिया गया है। तो ये आपका बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा जी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है, देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ए है शिव समुद्रम प्रपात कावेरी, बी चुलिया प्रपात चंबल, सी जोग प्रपात कृष्णा और डी धुआंधार प्रपात नर्मदा। बताना है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। देखो, सबसे पहले देखो, शिव समुद्रम जलप्रपात का ये कावेरी नदी पे है, बिल्कुल सही है, इंपॉर्टेंट है, याद करिएगा। चुलिया जलप्रपात ये कहाँ है? आपका चंबल नदी पे, ये भी हमारा बिल्कुल सही है। तीसरा, जोग जलप्रपात ये आपका कृष्णा नदी पे नहीं है, ये आपका सरावती नदी पे है। कौन सी नदी पे? सरावती नदी पे। और कौन से राज्य में? तो कर्नाटक में। ठीक है, सरावती नदी पे है कर्नाटक राज्य में, जबकि यहाँ पास कृष्णा नदी दिया गया है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। और धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पे, ये भी हमारा बिल्कुल सही है। तो कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है करके क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। बाकी शिव समुद्रम कावेरी नदी पे है, चुलिया प्रपात चंबल पे है और धुआंधार प्रपात ये आपको नर्मदा पे है, ये आपको याद रखना है। लेकिन जोग प्रपात है आपका सरावती नदी पे है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहे हैं, देखिए। बेम्बनाड झील है ना, बेम्बनाड झील कहाँ है आपको बताना है। आंध्र प्रदेश में, केरल में, ओडिशा में या तमिलनाडु में। इसका सही आंसर क्या होगा? जो बेम्बनाड झील है ये कहाँ है? तो आपका केरल में है। कहाँ है? केरल में, है ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केरल में, इसको याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? दैनिक तापांतर कहने का तात्पर्य क्या कि दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी और रात में बहुत ज़्यादा ठंडा, है ना। तो ऑप्शन है पूर्वी तटीय प्रदेश, बी छत्तीसगढ़ का मैदान के आंतरिक क्षेत्र में, सी अंडमान द्वीपों में और डी राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। तो भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। ठीक है, राजस्थान के अगर मरुस्थलीय क्षेत्रों में जाओगे ना तो दिन में खतरनाक गर्मी रहेगा और रात्रि में बहुत ज़्यादा ठंडी भी आपको लगेगा। तो इसका सही आंसर आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा? सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से हैं? ए है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बी आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात एवं महाराष्ट्र, सी ओडिशा, मध्य प्रदेश, गुजरात एवं महाराष्ट्र और डी है मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र। तो बताना है सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान, है ना। याद करिएगा, इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ए हो जाएगा
गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान, ये आपका सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य है। तो इस प्रकार से आज हमने CGGS और इंडियन ज्योग्राफी के जो 20-20 क्वेश्चन है उसको सॉल्व किए, और इससे पहले वाले क्लास में मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का भी मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराया था, ठीक है। और उसके पहले मैंने आपका मॉडल पेपर फर्स्ट भी सॉल्व कराया हुआ है। तो अब इसके बाद हम लोग आगे इसके नेक्स्ट वाले पेपर में मिलते हैं, नेक्स्ट मॉडल पेपर में मिलते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो निश्चित इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को इसे शेयर करिए। साथ ही साथ आपको बताना चाहूँगा कि प्रयोगशाला परिचारक को ध्यान रखते हुए विज्ञान से संबंधित मैराथन क्लास भी इस YouTube चैनल में अपलोडेड है। तो अगर आपने उसको नहीं देखा तो बिल्कुल जाकर देखिए। छत्तीसगढ़ की जनजाति, सामान्य हिंदी, है ना, और आपका जो संपूर्ण साइंस का क्लास, ये सब वीडियो अपलोडेड है। तो अगर आपने नहीं देखा तो जाके देखिएगा, निश्चित ही आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।